नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और कैमरे पर मेरे साथ हैं सुरभि तिवारी। आज मैं आपको कत्ल की एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। आमतौर पर कत्ल की या जुर्म की जो घटनाएं होती हैं वो इंसान को दुख तो पहुंचाती ही है, अफसोस होता है। लेकिन कुछ घटनाएं जो है मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी से इतनी दूर होती है, मतलब जिसमें कहते हैं ना कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कातिल या गुनहगार जो है वो जो भी ह्यूमन वैल्यूज़ है उसे बिल्कुल भूल जाता है। आज की घटना कुछ इसी तरह की है। तो इससे ज़्यादा इस घटना के बारे में और प्रॉम्प्ट न करते हुए आइए सीधे कहानी की शुरुआत करता हूँ, वाक़ये के बारे में आपको बताता हूँ। ये घटना 8 फरवरी की है, 8 फरवरी 2017 की। और जगह है गुजरात का राजकोट। राजकोट के पास एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है मलिया। 8 फरवरी 2017 की रात को राजकोट और मलिया के बीच में एक बहुत ही दहला देने वाली घटना घटी। हुआ यूं कि यहाँ एक कार से 4 लोग गुजर रहे थे। कार नहीं बल्कि टैक्सी कहिए। एक तो खुद टैक्सी ड्राइवर था और इसमें जो 3 मुसाफिर बैठे हुए थे उनमें एक 12 साल का लड़का था, गोपाल अजानी। एक उसका जीजा था, तकरीबन 37-38 साल जिसकी उम्र थी, हरसुख पटेल। और एक नीतीश मुंड नाम का एक और भी नौजवान था जिसकी उम्र भी तकरीबन वही लेट 30s में थी। और ये 3 लोग जो है उस टैक्सी से मलिया से राजकोट की तरफ जा रहे थे। और जब ये लोग मलिया से राजकोट जा रहे थे तो रात को जो है इन्होंने एक जगह अपनी कार रोकी। हुआ यूं कि नीतीश ने ड्राइवर से ये कहा कि उसका जी मचल रहा है और उसको थोड़ी नोज़िया वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ा वॉमिटिंग सा लग रहा है। तो इसीलिए उसने ड्राइवर से कहा कि कार रोको, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहता हूँ बाहर। तो ड्राइवर ने कार रोकी और नीतीश जो है वो गाड़ी से नीचे उतरा और उतर कर बाहर खड़ा था। इतने में, चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस का जब ट्रैवल होता है तो लोग जब एक बार गाड़ी रुकती है तो दूसरे लोग भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उतर जाते हैं। तो इतने में वो जो हरसुख पटेल है, जो 12 साल का लड़का गोपाल अजानी का जीजा है, वो हरसुख पटेल भी गाड़ी से नीचे उतरा। और इसी बीच रात के अंधेरे में उस हाईवे पर एक बाइक में सवार 2 लोग आए और इन 2 लोगों ने 12 साल का जो लड़का उस गाड़ी में बैठा हुआ था, गोपाल नाम का, गोपाल अजानी नाम का, उसको किडनैप करने की कोशिश करने लगे। उसको खींचकर अपनी बाइक में बिठाने लगे। तो ये बड़ी ही अजीब और अप्रत्याशित घटना थी। कोई 12 साल के लड़के को, जिसका प्रोफाइल कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अमीर घर का लड़का हो, उसको कोई क्यों किडनैप करेगा? ये अपने आप में बहुत अजीब घटना थी। इसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जब गोपाल अजानी को खींचकर अपनी बाइक में ये 2 लड़के, 2 क्रिमिनल टाइप के लोग कह लें या किडनैपर कह लें, या जब बिठाने की कोशिश करने लगे तो उसका जो जीजा था हरसुख पटेल, उसने इसका विरोध किया और वो जो किडनैपर्स था उनसे भिड़ गया। भिड़ने का नतीजा ये हुआ कि किडनैपर्स के पास चाकू था। उन्होंने हरसुख पटेल को चाकू मारे और वो लहूलुहान होकर जो है वहीं छटपटाने लगे। और उन्होंने इस बच्चे को, गोपाल को, इसके बाद भी ओवर पावर करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल भी विरोध कर रहा था। तो फाइनली ये जो 2 लोग आए थे किडनैपर, इन्होंने गोपाल को भी चाकुओं से उस पर हमला किया। और इस तरह से गोपाल को चाकू से लहूलुहान करने के बाद, उसके जीजा हरसुख को चाकू से ज़ख्मी करने के बाद ये दोनों किडनैपर जो है वहाँ से भाग गए। अब जब ये घटना हुई तो ड्राइवर और नीतीश, ये दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस तरह की घटना देखी, चाकूबाजी और किडनैपिंग की। उनको लगने लगा कि पता नहीं इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है, क्या है। तो वो फ़ौरन जो है हरसुख पटेल को और 12 साल के उस लड़के को उठाकर अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया। लेकिन दुखद बात ये रही कि हरसुख पटेल की तो ज़िंदगी बच गई, इलाज के बाद वो ठीक हो गए, मगर 12 साल का वो मासूम गोपाल, उसकी ज़िंदगी नहीं बच सकी। और उसको चाकू के जो घाव थे वो इतने डीप थे कि उसकी जान चली गई। आप सोचिए, 12 साल का लड़का होता ही कितना बड़ा है, बहुत ही मतलब टेंडर एज है ये। और वैसे उम्र में कोई चाकू से हमला करे तो वो
उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 12 साल के उस लड़के की जान चली गई। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे राजकोट में भूचाल ला दिया। सारे लोग जो है वो परेशान हो गए कि भाई 12 साल के लड़के की हत्या क्यों हुई, कौन थे किडनैपर, क्यों किडनैपिंग करना चाहते थे। पुलिस को भी जाहिर है घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। जब पुलिस ने गोपाल अजानी नाम के इस बच्चे का प्रोफाइल एक्सप्लोर किया, उसके बारे में और जानकारी जुटाई, तो पुलिस को एक और झटका लगा। वो झटका ये था कि ये जो 12 साल का मासूम था, ये बेचारा अनाथ था। इसके माता पिता की पहले ही मौत हो गई थी और एक तरह से ये बच्चा बेसहारा था और इसको इसकी दीदी और जो जीजा जी हैं हरसुख पटेल, इन्होंने ही सहारा दिया था और वो उन्हीं के घर में रहकर पढ़ लिख रहा था और आगे अपने पैरों पर ज़ाहिर पढ़ाई लिखाई के बाद खड़े होता उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच ये घटना तो 2017 की है। पुलिस ने ये पता किया कि भाई बच्चे के माता पिता कहाँ हैं, तो पता चला माता पिता नहीं है। किसके साथ रहता है, बहन और जीजा के साथ रहता है और क्या करता है, तो पता चला कि और तो सब ठीक है, लेकिन इस बच्चे को लंदन के रहने वाले एक एनआरआई दंपत्ति ने गोद लिया है। और जाहिर है एनआरआई कपल जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में अमीर लोगों के ही ख्याल आते हैं। एनआरआई जो लंदन में बसे हुए हैं तो वो पैसे वाले लोग होंगे और एक पैसे वाले दंपत्ति ने इस बच्चे को गोद लिया था। ये खबर पुलिस को पता चली और ये भी पता चली बात कि ये जो नीतीश नाम का आदमी है जो इनके साथ मलिया गया था और मलिया से राजकोट वापस आ रहा था, वो जो नीतीश है वो भी कभी लंदन में ही रहता था और उसी ने इस 12 साल के बच्चे को लंदन के एक दंपत्ति को गोद दिलवाया था, मतलब उसको फैसिलिटेट किया था, उसकी मदद की थी। और आगे बढ़ें उससे पहले उस दंपत्ति के बारे में भी ज़रा जान लीजिए। जो महिला थी जिसने इस बच्चे को गोद लिया था उसकी उम्र तकरीबन 53 ईयर्स 53 साल की थी और उसका नाम था आरती धीर। और जो उसका पति था उसका नाम था कमलजीत रायज़ादा। तो ये कमलजीत रायज़ादा और आरती धीर ये लंदन में रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे, एनआरआई थे और इन्होंने ही जो है नीतीश मुंड के ज़रिए उसके मार्फत 12 साल के गोपाल अजानी को गोद लिया था जो कि यतीम था, अनाथ था। 8 फरवरी को जिस रोज़ ये घटना हुई उस रोज़ नीतीश जो है इस बच्चे को लेकर मलिया गया था वीज़ा से रिलेटेड कुछ काम फाइनलाइज करने, कुछ काम कंप्लीट कराने, ताकि ये जो गोपाल है वो अपने माता पिता के पास लंदन जा सके। इस बच्चे को पिछले साल यानी 2016 में गोद लिया गया था और ये जो महिला थी आरती धीर और उसका पति कमलजीत रायज़ादा, ये सारे लोग राजकोट आए थे और उन्होंने कई अनाथ बच्चों में से इस बच्चे को चुना था, गोपाल को। तो ये अब तक की उसकी कहानी थी और पुलिस को छानबीन में ये भी पता चला कि हाँ, इसका मतलब ये है कि बच्चा बेशक अनाथ हो लेकिन वो एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि ऑलरेडी उसको गोद ले लिया गया था और उसके माता पिता एनआरआई थे। तो पुलिस ने अब इस एंगल से जांच शुरू की कि कहीं उसके एनआरआई माता पिता के साथ किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन ये भी पुलिस को पता चला कि एनआरआई माता पिता जो है वो फ़िलहाल लंदन में है और अभी तो वीज़ा की फॉर्मेलिटी हो रही है, इसके बाद जो है बच्चा जो है वो लंदन जाएगा। तो जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को एक और भी जानकारी मिली और वो जानकारी ये थी कि इस बच्चे को सिर्फ एनआरआई दंपत्ति ने गोद ही नहीं लिया था बल्कि एनआरआई दंपत्ति ने अपने वुड-बी सन के लिए, अपने उस बच्चे के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बीमा भी करवाया था। और 1 करोड़ 20 लाख की रकम काफ़ी बड़ी होती है। आप न सिर्फ बीमा करवाया बल्कि बीमा करवाने के बाद उस दंपत्ति ने 13-13 लाख की 2 किश्तें उस बीमा के प्रीमियम के तौर पर उस इंश्योरेंस कंपनी में जमा भी करवाई थी। तो कुल मिलाकर वो सीरियस लोग लग रहे थे जो अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए और उसके फ्यूचर के लिए जो है वो कमिटेड लग रहे थे, तभी उन्होंने इतनी बड़ी रकम की बीमा भी करवाया था। लेकिन ये तो एक पहलू था। पुलिस ने जब इतनी बड़ी बीमा रकम के बारे में सुना तो पुलिस का माथा थोड़ा ठनका। पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बीमा की रकम की वजह से ही जो है इस बच्चे पर ये कहर टूटा हो
और उसकी हत्या कर दी गई हो। तो पुलिस ने जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले को देखना शुरू किया, इस मामले को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पुलिस का शक जो है वो सही निकला। इसके बाद पुलिस ने नीतीश मुंड नाम के उस आदमी से पूछताछ की जो मर्डर के वक्त उस गाड़ी में था, और वो सिर्फ उस वक्त उस गाड़ी में ही नहीं था बल्कि वो चूंकि खुद भी लंदन में रहकर आ चुका था, तो वो आरती धीर और कमलजीत रायजादा को जानता था और उसी ने गोद दिलवाया भी था। तो एक तरह से वो बीच की कड़ी थी नीतीश मुंड। नीतीश मुंड से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई वो सुनकर जूनागढ़ के पुलिस वाले जो है, राजकोट के पास का ही डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, वहाँ के पुलिस वाले बिल्कुल दहल गए। अच्छा, अचानक जूनागढ़ की एंट्री यूँ हुई कि मलिया और राजकोट के बीच में जहाँ पर ये मर्डर हुआ था उस जगह का नाम है केशोद, और केशोद जो है वो जूनागढ़ ज़िले में ही पड़ता है। तो मैं राजकोट राजकोट अब तक इसलिए बोल रहा था कि ताकि राजकोट से आप आइडेंटिफाई कर सके प्रॉपर लोकेशन को, और दूसरा ये कि बच्चा भी राजकोट का ही रहने वाला था। लेकिन घटना जो हुई थी वो जूनागढ़ में हुई थी, तो जूनागढ़ पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर रही थी। तो जब उसने नीतीश मुंड से पूछताछ की और नीतीश ने इस कत्ल की असली कहानी सुनाई, तो वो सुनकर पुलिस वाले सख्ते में आ गए। अव्वल तो नीतीश के कबूलनामे से ये भी पता चल गया कि इस मर्डर केस में नीतीश भी शामिल है, और उसने ये कहा कि 12 साल के गोपाल नाम के इस बच्चे की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई कि उसके नाम पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का बीमा था, और वो बीमा की रकम खुद वो, उसकी माँ जिसने उसे गोद लिया था आरती धीर, और उसका पति कमलजीत रायजादा, ये हड़पना चाहते थे। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब, बहुत ही जिसे कहते हैं कि विचलित करने वाली कहानी थी, जिसमें 3 लोगों ने मिलकर एक बेगुनाह बच्चे को बिल्कुल बलि के बकरे की तरह सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया क्योंकि वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की रकम हजम करना चाहते थे। अब इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी नीतीश ने वो बताया। नीतीश जहाँ रहता था लंदन में, वहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रहा था, वहीं कमलजीत रायजादा और आरती धीर भी पड़ोस के मकान में रहते थे। तो वहाँ नीतीश की इन दोनों से मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, और तीनों की अच्छी बनने लगी, इनमें गाढ़ी छनने लगी जिसे कहते हैं। तो जब दोस्ती अच्छी हो गई तो इन लोगों के दिमाग में रातों रात अमीर बनने का भी ख्याल आया। वो लंदन में थे ज़रूर, लेकिन पैसों की तंगी भी थी, और नीतीश का तो वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था, वो आगे कंटिन्यू करना चाहता था। तो वो जो है वहाँ रुकना चाहते थे, और उन्होंने ये तय किया कि वो इस तरह से किसी बच्चे को किडनैप करेंगे, और बल्कि किडनैप क्या करेंगे, वो जो बच्चा है उस बच्चे का बीमा कराकर उसकी हत्या कर देंगे। और ये सब प्लान जो है वो 2015 में बना था। आपको जानकर हैरानी होगी, घटना बेशक 2017 को हुई, 2 साल बाद, लेकिन 2015 में ही इन तीनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश का पूरा ताना बाना बुन लिया था। उन्हें तब तो ये नहीं पता था कि वो किस बच्चे को टारगेट करेंगे, लेकिन ये जो नीतीश मुंड है, चूँकि उसका ताल्लुक राजकोट से था, तो उसने जो है ये तय किया कि वो किसी एक बच्चे को, इस दंपति को गोद दिलवाएगा, और उसी तय प्रोग्राम के मुताबिक राजकोट से उस अनाथ बच्चे गोपाल अजानी को उन लोगों ने पिक किया, चुना, और चुनने के बाद उसे न सिर्फ गोद लिया इन तीनों ने मिलकर, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का बीमा भी करवाया। और फिर नीतीश ने ही 2 जो सुपारी किलर थे उनको 5 लाख रुपए की सुपारी दी, और पूरा प्लान बताया कि किस तरह से 8 फरवरी 2017 को वो मलिया जाएंगे 12 साल के बच्चे के वीज़ा के पेपर्स तैयार करवाने के लिए, और फिर वहाँ से लौटेंगे रात को। पूरा मतलब जिसे कहते हैं कि कॉपी बुक तरीके से इस पूरे कत्ल की साजिश रची गई थी, और उसी के मुताबिक वो जो किलर्स हैं, सुपारी किलर्स हैं, उन्होंने इस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। और जैसे ही केशोद जूनागढ़ के पास वो गाड़ी रुकी, और रुकी कैसे आपको वो भी पता है, नीतीश ने ही बहाने से गाड़ी रुकवाई थी। इन कातिलों ने हमला कर दिया और बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। आगे भी प्लान यही था कि अगवा करके वो बच्चे को कहीं रास्ते में मार कर फेंक देते, लेकिन चूंकि वहाँ पर रिटेलिएशन हुआ, बच्चे का जीजा जो इस कत्ल में बिल्कुल दूर दूर तक शामिल नहीं था, जो अनजान था, जो कातिलों से भिड़ गया, उसकी वजह से जो है ये जो सुपारी किलर्स हैं उनके प्लान को थोड़ा झटका लगा, और उन्होंने बच्चे को अगवा करने की जगह वहीं पर स्टैब किया, चाकू मारी, और इस तरह से उसकी हत्या करके वो सुपारी किलर्स फरार हो गए। ये राज कभी बाहर नहीं आता, लेकिन चूंकि पुलिस ने बहुत समझदारी से मामले की जांच की और पुलिस ने बच्चे का पूरा बैकग्राउंड चेक किया,
देखा कि किस तरह से उसे एक अमीर परिवार ने गोद लिया है, और उसके बाद जब पता चला कि इतने छोटे बच्चे का तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का बीमा है, इंश्योरेंस है, तब पुलिस के कान खड़े हुए और उसको लगा कि हो सकता है कि बीमा की वजह से ही हत्या हुई होगी। और ये जो एक कॉमन सेंस कह लें या कॉमन इंट्यूशन पुलिस का, वो इस मामले में काम कर गया, और उसकी वजह से ये जो 3 गुनहगार हैं इस मामले के, वो तीनों गुनहगार जो है वो पकड़े गए, नीतीश मुंड, आरती धीर और कमलजीत रायज़ादा। तो मुझे यकीन है कि इस कहानी ने आपको बहुत विचलित किया होगा, वो इसलिए कि 12 साल के किसी बच्चे की हत्या, वो भी बेगुनाह बच्चे की हत्या, आप सिर्फ इसलिए कर दें या करवा दें क्योंकि आपको अमीर बनना है, रातों रात पैसे कमाने हैं, तो ये बात बड़ी तकलीफदेह है। हालांकि लूटपाट के चक्कर में अनगिनत हत्याएं होती हैं, आपको पता है, मतलब क्रिमिनल जो है किसी पर दया नहीं करते, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिमिनल न भी हो, वो अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में सोचे और छोटे बच्चे की हत्या करे तो वाकई बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने तो जब ये कहानी सुनी, बल्कि जब ये कहानी मैंने पढ़ी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे लगा कि ये वाक़या आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बहरहाल ये कहानी यहीं तक, लेकिन थोड़ा रुकिएगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि आप जो मेरे वीडियोस पर जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, आपकी जो राय है उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ अगर इम्प्रोवाइज़ करने या चेंज करने की ज़रूरत होती है तो वो करता हूँ। तो उसी वजह से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त आप और दीजिए तो कुछ कमेंट्स पढूं। तो चलिए, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तकरीबन 150 कमेंट अब तक आ चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। और KMH एक आईडी है 03, उससे कोई लिख रहा है कि दीपक बॉय कहाँ चला गया। दीपक हमारे साथी हैं, उनका काम कुछ फ़िलहाल इन दिनों कुछ और है, तो वो हमारी टीम में ही हैं और हमारे साथी हैं क्राइम तक में। लवली शर्मा नमस्ते सर जी लिख रहे हैं, नमस्ते। PY के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है वेलकम बैक सुप्रतिम भाई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो सुनते सुनते नींद आ जाती है, लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम जर्मनी। वाह, बहुत बढ़िया, जर्मनी से आप हमें देख रहे हैं, अच्छा लगता है। प्रीतेश उर्फ राधा, ये तो खैर एक मेल नेम है, एक फ़ीमेल नेम है, लेकिन हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हो। खैर जो भी आप हैं, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। ये नाइस वीडियो वॉइस सर ऐसा लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मानिक चंद्रा सील, ये एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन इन्होंने लिखा है, इट्स अमेजिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है सर यू प्रेजेंट द स्टोरी एटलीस्ट वंस अ वीक। इन्होंने लिखा है कि मुझे कम से कम हफ्ते में एक बार तो अपनी कहानियों के साथ आना ही चाहिए। बिल्कुल मित्रवर, एक नहीं बल्कि हफ्ते में कम से कम 2 बार मैं आने की कोशिश करूंगा, और अब मैंने उस सिलसिले की शुरुआत भी कर दी है। हिंदी से हिंदुस्तान, इस नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि लेकिन इस टाइप के लोग ज़बरदस्ती रुपए लेने की परंपरा बना रखा है, किसी की मेहनत से आसानी से रुपए ले लेते हैं, उससे तो अच्छा है किसी संस्था से जुड़कर काम करे, ऑफिशियल वर्क करे, चाहे तो कंप्यूटर काम, पेंटिंग, छपाई, खिलौने बनाने का काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पिछली बार जो मैंने कहानी सुनाई थी वो कहानी उसकी थी, एक मर्डर केस की जो पटियाला में हुआ था, जिसमें एक शख्स की हत्या कुछ किन्नरों ने कर दी थी, क्योंकि वो शख्स जो है रुपए पैसे के बंदर बांट और एरिया के डिवीज़न को लेकर जो है कुछ, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन्नरों के बीच में पैदा हो गया था, जिसकी वजह से हत्या हुई थी। तो ये जो हिंदी से हिंदुस्तान नाम की आईडी है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को कुछ मेहनत मजदूरी करके जो है वो कमाने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से ये लोग किसी की मेहनत के रुपए पैसे आसानी से झपट लेते हैं, जो सही बात नहीं है। बगीचा सिंह ने फिर कमेंट किया और इन्होंने गुरमुखी में ये कमेंट लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसी बहाने थोड़ा गुरमुखी पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बनर्जी भाई, आजकल आपकी आवाज़ पहिला नालों सुंदर है ਅਤੇ कहानी दा तरीका बहुत वधिया है। थैंक यू वेरी मच बगीचा सिंह साहब। हिंदी से हिंदुस्तान ने फिर आईडी, मतलब फिर उन्होंने एक और कमेंट लिखा, उन्होंने लिखा है गज़ब वीडियो भी दिया 2 साल बाद, मगर जिसने भी दिया वो जानता था कि पीले दुपट्टे के कारण पकड़ा जाएगा या दुपट्टा किसी और ने इस्तेमाल किया हो और नाम पहनने वाले का आया। खैर, ये इस कमेंट के डिटेल में तो जाने का फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको ये कहानी पूरी तरह समझ में आएगी, और वो भी कहानी बहुत अजीब और चौंकाने वाली है।
पेंडू बॉयज़ के नाम से एक आईडी है, ये भी पंजाब के ही होंगे क्योंकि पेंडू बॉयज़ मतलब ग्रामीण लड़के। और उन्होंने लिखा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये फिल्मी डायलॉग है ज़रूर, लेकिन इस डायलॉग में दम है। गीता सुरंगे, इन्होंने ऑडियो सिर्फ लिख कर छोड़ा है। इसका मतलब शायद इनको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इनको सुनने में दिक्कत हो रही है। तो हमने वादा किया था कि हम इसको अपग्रेड करने और ठीक करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से तो क्रॉस चेक कर लिया है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑडियो को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है कि इंटरनेट का आपका इशू हो या कहीं आपके फ़ोन में कोई इशू हो, प्लीज़ उसको भी आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। मुकेश बर्नवाल, ये सुप्रतिम भाई कभी मणिपुर आइए, ये लिख रहे हैं। मुकेश जी, आप मूल रूप से तो मणिपुर के रहने वाले लग नहीं रहे हैं आप अपने नाम से, लेकिन आप शायद वहाँ बसे हुए हैं। अगर कभी मुझे सौभाग्य मिला मुकेश जी तो ज़रूर मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नचिकेत मोक्षानी, मोक नहीं नहीं नहीं, मैंने नाम गलत पढ़ा। नचिकेत तो ठीक है, मोकाशी है सरनेम। यू शुड हैव शोन दैट क्लिप आफ्टर द नरेशन, इन्होंने लिखा है। नचिकेत जी, अगर वो अवेलेबल होती, वो क्लिप मेरे पास अवेलेबल होता वो, तो मैं ज़रूर दिखाता। वो क्लिप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया। सिंपल है ये बात। विपिन शर्मा, हाय सर, बिग फैन ऑफ यू, यू स्प्रेड्स पॉजिटिव थॉट्स, होप आई कैन मीट यू वंस। I know Spanish as well as होला इन स्पेनिश ऑल्सो। विपिन जी, हर इंसान की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे हुनर के माहिर होते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। और आपने कितनी अच्छी बात लिखी है कि मैं जब आता हूँ तो पॉजिटिव थॉट्स जो है वो छोड़ता हूँ, या पॉजिटिव थॉट जो है वो फैलाता हूँ। बिल्कुल मेरी यही कोशिश होती है कि पॉजिटिविटी रहे, वरना नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की तो कोई कमी नहीं है। तो बढ़िया यही है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बात करें। अजहर मंसूरी, इन्होंने गुड सर लिखा है, नाइस सर भी लिखा है। रॉकी राज का भी कमेंट है। सूर्य आप तक, नमस्कार सर, इन्होंने लिखा है। सूर्य आप तक के नाम से एक चैनल इन्होंने लगता है छोटा मोटा बना रखा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत तरक्की करें। भारत भूषण, दुपट्टा इज़ अ क्लू, उन्होंने लिखा है। लालरू गांव है घग्घर नदी, आई आर सिद्धू, इन्होंने लिखा। बिल्कुल हमने शायद यही कहा था स्टोरी में। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा सिद्धू साहब। प्राची शर्मा, ये लिख रही हैं, सर वेर यू, सुन सबने पूछा आपने जवाब नहीं दिया, गुड टू सी यू बैक, वांट यू टू टेल स्टोरी मोर ऑफन। प्राची, मैं आपको बताऊं, मैंने जिस दिन मैं इस लंबे ब्रेक के बाद वापस आया था उस दिन मैंने एब्सेंट रहने की वजह बताई थी। इनफैक्ट हमारे दफ्तर में कोविड की वजह से थोड़ा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट लोगों का वो थोड़ा चेंज हुआ था। और ख़ासकर शम्स सर जो हैं वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहे हैं, बाहर से ही लगातार काम कर रहे थे। तो जो आज तक का एक क्राइम का मेन बुलेटिन है, वारदात, जो रात 11 बजे आता है, उस बुलेटिन की जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो बहुत वो पेंस टेकिंग और टाइम टेकिंग वर्क है। मतलब स्टोरी सेलेक्ट करने से लेकर स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और उसको ऑन एयर डालने से पहले क्रॉस चेक करना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो उसकी वजह से मैं क्राइम तक मैं हाजिर नहीं हो पा रहा था। और ये बात मैंने पहले दिन ही कन्वे की थी जब मैं वापस आया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद पहले दिन का वीडियो नहीं देखा और ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे थे। तो चलिए प्राची, आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आपके बहाने दूसरे जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था, कुछ लोगों ने कहा कहीं मैंने क्राइम तक या आज तक छोड़ तो नहीं दिया, उनके लिए भी ये जो है ये जवाब उनके लिए भी है, मतलब कॉपी टू देम ऑल्सो। पंकज ओझा, ये थैंक यू सर लिख रहे हैं। किन्नर क्या काम करते हैं, अनंता गिरवार लिख रहे हैं। देखिए, अगर किन्नर को कहीं जॉब मिले तो किन्नर काम भी करेंगे, लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि जो यूनक होते हैं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं किन्नर, या बोलचाल की भाषा में चलिए बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं उस शब्द का इस्तेमाल न भी करूं तो बढ़िया है। तो क्योंकि थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है वो उनके लिए। तो समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, भेदभाव वाला रवैया तो होता ही है। अगर कोई यूनक हो तो आसानी से उसे नौकरी वोकरी पर भी लोग नहीं रखते। तो ये जो किन्नर हैं ये आमतौर पर गाते बजाते हैं, बधाई देते लेते हैं, पैसे इसी तरह से कमाते हैं। तो आई होप अनंता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कृपाल चंद, आवाज़ बहुत कम है, ये लिख रहे हैं। तो कृपाल चंद जी, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आप भी अपने मोबाइल का वॉल्यूम और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एपी गेमिंग सपोर्ट प्लीज़, इन्होंने लिखा है। आई एम फ्री फायर प्रो। किरण सेठ, गुड लक बैनर्जी जी फॉर फर्दर लाइफ। थैंक यू वेरी मच किरण जी, इतनी अच्छी दुआओं के लिए।
वसीम सद्दाम ये लिख रहे हैं, अरे वाह सर, आप तो बहुत विनम्र हैं और जो भी आपको कमेंट करते हैं आप उन सब लोगों को बड़े प्यार से थैंक्स बोलते हो। बस ये आपकी आदत मुझे अच्छी लगती है। और आपने मेरा नाम नहीं लिया तो फिर इन्होंने एक गुस्से वाली इमोजी दिखाई है कि और फिर आगे लिखा है कि आपकी कहानी कोई और सुनाएगा क्राइम तक पर। तो कुल मिलाकर वसीम सद्दाम जी ने इशारों इशारों में बताया है कि वो शायद मुझे कहानी सुनाने लायक छोड़ेंगे नहीं। तो खैर मैं इतना खतरा मोलना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वसीम जी कई बार आपका नाम ले लिया है। आई होप कि अब आप सेटिस्फाइड और खुश होंगे। किरण सेठ जी ने गॉड ब्लेस यू लिखा है। विवेक कुमार जी, सर कहाँ थे इतने महीने, बहुत याद आई आपकी। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, मैंने जवाब दे दिया है, आई होप आप सुनेंगे। अमृतपाल सिंह, मिस्टर बैनर्जी एंड शम्स ताहिर को कंपेयर करना जैसे कोहली और सचिन को कंपेयर करना है। बोथ ऑफ देम आर देयर ओन कैरेक्टर, नो कंपेरिजन। मिस्टर बैनर्जी एंड शम्स बोथ आर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अमृतपाल जी इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। मनी छेत्री, सर आपका वॉइस मस्त है, इन्होंने लिखा है। खालिद सर, यू आर बेस्ट स्टोरी नरेटर। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई। राजीव कुमार सिंह, वॉइस क्वालिटी नाइस। काजल शेख, गुड नाइट सर, गुड वर्क। इन्होंने रात को देखा होगा वो जो मेरी स्टोरी पिछली बार हमने अपलोड की थी। पत्थर गैंग, इन्होंने कुछ और लिखा है कमेंट, वो जो मोबाइल टावर तोड़ने का आजकल एक चलन सा शुरू हो गया, लोग थोड़ा गुस्से में हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि भाई वसूली होगी, उत्तर प्रदेश में तोड़ो तब पता चलेगा एक टावर कितने का होता है। बहरहाल कार्तिक स्काई के नाम से भी एक आईडी है। इन्होंने लिखा कि अगर आप नहीं आ रहे होते तो मैं चैनल अनसब्सक्राइब कर देता। सच्ची में आप मेरा नाम नहीं लेते वीडियो में, क्यों नाराज़ हैं मुझसे? कार्तिक स्काई, मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ होने की कोई वजह ही नहीं है। कार्तिक जी आपने क्या बिगाड़ा है, कौन सी आपने ऐसा काम मेरे खिलाफ़ किया है कि मैं आपसे नाराज़ रहूँगा? तो बिल्कुल मैं नाराज़ नहीं हूँ। इंदरपाल सिंह जी किसान आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं, तो किसान आंदोलन जो है मेरे हिसाब से उसको अब 47 दिन हो गए हैं, और वो इंदरपाल जी का जो कमेंट है वो उसके फेवर में है। तो इस पर डिस्कशन चल ही रहा है, सरकार और किसान आपस में बातचीत करके उसका हल निकालेंगे। मैं बस दिल से यही दुआ करता हूँ कि किसानों की परेशानी जल्द से जल्द दूर हो। 47 दिनों से इस तरह का जो आंदोलन चल रहा है इतने ठंड में, वो दिल्ली के आसपास खुली जगहों पर डटे हुए हैं, वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो ये गतिरोध जितनी जल्दी ख़त्म होगा, मुझे लगता है कि हम सभी के लिए उतना ही अच्छा है। बीबी बोरुआ के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने लिखा है, योर वॉइस इज़ रियली अमेजिंग, कांट स्लीप विदाउट लिसनिंग स्टोरीज, लॉन्ग लीव क्राइम तक। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ कमेंट्स, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ जो लेटेस्ट कमेंट है वही पढ़ा जाएगा, बाद वाले नहीं पढ़े जाएंगे, तो इसीलिए मैं कुछ आगे बढ़ाकर कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। बहरहाल प्रदीप मिश्रा जी, शोभा कुलकर्णी, इन्होंने लिखा है, आवाज़ बहुत मीठी है, थैंक यू वेरी मच। कलयुग मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, देखिए दुकान का भी क्या नाम रखा है, कलयुग मोबाइल रिपेयर सेंटर नाम रखा है इन्होंने। अनमोल डेविल, ये भी अपने आप में एक आयरनिकल नाम है, अनमोल भी हैं और डेविल भी हैं। शंभू कुमार, सर आपकी आवाज़ वेरी नाइस। मोहम्मद गाजी, सचिन पांड्रे, लवप्रीत कौर, इन्होंने गुरमुखी में लिखा है, सिखा नाल पहला तो भी धक्का हुंदा आया है 1984 विच भी बहुत धक्का होया सी। इन्होंने लिखा है कि सिखों के साथ पहले से भी ज़्यादती होती रही है, 1984 में भी उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। प्रवीण कुमार, बिल्कुल 1984 के दंगों को कौन भूल सकता है लवप्रीत, वो वाकई बहुत दुखद सिलसिलाए वारदात थे जिसमें बहुत सारे सिखों की हत्याएं हुई, और वो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है मानवता पर धब्बा है। मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं जितना कम हो ना हो उतना अच्छा है। प्रवीण कुमार जी का भी कमेंट है, इन्होंने जो है कुछ पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, और लाइव शो नहीं देख पाने की वजह से जो है इनको थोड़ा अफसोस है। और मीराबेन पटेल, इन्होंने सत्यमेव जयते लिखा है। दीपक के अरोरा, और इन्होंने लिखा है कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। भाई बहुत मान सम्मान आपने दिया दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी मेरे दिल में बहुत जगह है। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, आप इसी तरह कमेंट करते रहिए, अपनी बातें लिखते रहिए। विंशिबल एजे के नाम से एक कमेंट है, विंसिबल, पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया या नहीं, आप अगली बार बताइएगा। बैनर्जी सर आप लाजवाब हो, आपको देख के और सुनकर मेरा मानवता में विश्वास बढ़ता है। मेरी क्रॉम्पटॉन लिख रही हैं, लुकिंग नाइस। योगेश सुतार, जय हिंद सर। और अभिनव दीक्षित, इन्होंने वही पुरातत्व विभाग वाला जो मसला है उसको कहा है कि आगे पहुंचाइए। दरअसल इन्होंने बताया था कि इनका जो गांव है जहां के ये रहने वाले हैं
वहाँ रामपुर तहसील अलीगंज जनपद एटा, वहाँ पर एक मंदिर है जिस मंदिर पर जो है कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है अराजक तत्वों ने, और वो उस मंदिर को छुड़वाना चाहते हैं। तो ये बात इन्होंने कही है। देखिए, मुझे लगता है कि दोबारा मैंने इनके इस इशू को, इस क्राइम तक के यहाँ पर मतलब मैसेजेस के बहाने ही सही उसका जिक्र किया है। अगर कभी ऐसा बन पाया कि उस पर अलग से कोई स्टोरी करूं तो वो भी करूंगा। सिद्धार्थ दामोदर का भी कमेंट है और उन्होंने लिखा है नाइस स्टोरी सर। तो फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से अपने कमेंट्स जो है वो देते रहिए, अपनी दिल की बात, अपनी राय जो है मुझ तक पहुंचाते रहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि कमेंट्स पढूं, उनका जवाब दूं और आप लोगों के साथ यूं ही टू वे कम्युनिकेशन मेरा चलता रहे। फ़िलहाल मुझे और मेरी साथी, मेरी कुलीग को इजाज़त दीजिए, और फिर हम जल्दी हाजिर होंगे और किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।